मेजर पॉलिसी डिसीजन हुए और न सिर्फ के पॉलिसी डिसीजन हुए बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज़्म पे गौर भी किया गया और उसकी जो मॉनिटरिंग होनी है उस इम्प्लीमेंटेशन के, उस पर तमाम फैसले लिए गए। ये वो तमाम इक़दामात हैं जो हमारे अवेलेबल फाइनेंशियल क्रंच जिसका पाकिस्तान को सामना है इस वक्त इकनॉमिक वूज़ का, उसमें वो तबका, पिसा हुआ तबका जो इस इन्फ्लेशन से, इस महंगाई से, इन मुनाफाखोरों के हाथ, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथ सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि कम से कम उसको फोकस करके उस पर काम किया जाए और जो रिलीफ हम इंतज़ामी इंटरवेंशन से दे सकते हैं वो दें, और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ महज जुमले कहने की हद तक नहीं है। इंशाल्लाह मार्केट में आपको ये सेंटिमेंट नज़र भी आएगा और जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी आप ख़ुद या आपके जो बरादरी के लोग हैं वो भी इसकी गवाही देंगे। हम इंश्योर करना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम को कि ये हुकूमत जो निगरान हुकूमत है, चाहे हम 1 माह के लिए रहें या 1.5 माह के लिए रहें, वो गैर अहम है। जितने वक्त के लिए हम रहेंगे ये हम इंश्योर करेंगे कि हम इफ़ेक्टिव हों। थैंक यू सो मच। कोई सवाल? एक सेकंड भी। वाहिद खातून है इस हाउस में, पहले उनसे ले रहे हैं। इस बारे में जो आपने डिसीजन आज की जो मीटिंग हुई है इसमें अहम जो डिसीजन लिए गए उसके बारे में आप अभी कुछ ब्रीफ करेंगे? आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, ज़रा ज़ोर से बोलेंगे या इसको दूर करके? जी, अभी जो आपकी मीटिंग हुई है इस बारे में सबसे अहम जो डिसीजन लिया गया है स्मगलिंग पे या फिर पावर थेफ्ट के हवाले से, उस पे आप वो क्या मेजर डिसीजन लिए गए? देखें, हमने ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो स्मगलिंग के हवाले से भी की थी, पावर थेफ्ट के हवाले से भी की थी, होर्डिंग के हवाले से भी की थी। आज की जो मीटिंग है वो तमाम कार्रवाइयों को सिंक्रोनाइज करके या जा करके उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अब तक इस 1 हफ्ते में क्या कुछ हुआ है, एक तो उसको मॉनिटर किया गया और जो आने वाले दिन है उसमें उस स्ट्रेटजी को कैसे आगे लेके चलना है उसके मुतालिक गुफ्तगू हुई है। एक सेकंड जी, तारिक चौधरी। जी प्राइम साहब, शुक्रिया कि आपने आज ब्रीफ किया सारी सूरत हाल के बारे में। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा पेट्रोलियम प्राइसेस पे। आपकी हुकूमत का कल 1 महीना ख़त्म हुआ है और 1 महीने के बाद आज तीसरी दफ़ा जो है कीमतों में इजाफा होने जा रहा है रिपोर्टेडली। एक तरफ तो ये रिलीफ जो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ जब 15-20 रुपए का इम्पैक्ट हर महीने या 15 दिन बाद आ जाता है तो वो सारे जो इक़दाम आप करेंगे वो अधूरे रह जाते हैं। उससे निजात के लिए आपके जहन में, आपकी हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है सर? देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल में या हमारी हुकूमत की कंट्रोल में है और जो ज़िम्मेदारी है हमारी वो इस हवाले से है कि हमारे हुकूमती इक़दामात जो है ना उसके तहत कोई कोताही ना हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी मार्केट के प्राइसेस से जो जुड़ी हुई हैं उसमें मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है वो ये समझते हैं कि इसमें ना हमारी बदनीयती, न कोताही, न गफलत शामिल है। हम उन चीज़ों पे यहाँ फोकस कर रहे हैं जहाँ जहाँ गवर्नेंस के रवैये हैं उनको तब्दील करके अगर कोई रिलीफ दिया जा सके कम से कम वो तो करें। और जो इंटरनेशनल लेट से मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एक ऐसा फिनोमिना है जिस पे मुख्तलिफ रियासतों का कंट्रोल नहीं होता और हम भी उस ग्लोबल अरेंजमेंट का हिस्सा है। खालिद महमूद। जी साहब, खालिद महमूद एक्सप्रेस से। जी साहब, जो सबसे बड़ा मेन इशू है वो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, खासकर जो अफगानी यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, जो होर्डिंग करते हैं। असल प्रॉब्लम उन लोगों का है, यही लोग मेन जो है मुलवस हैं और हमारे जो अदारे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, ना उनकी कोई रजिस्ट्रेशन है, ना नादरा में उनकी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो स्मगलिंग सरेआम करते हैं। उसकी रोकथाम के लिए क्या कोई फैसला किया गया? उसकी रोकथाम के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉलिसी जो है वो एग्री भी हुई है। उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। एक वो रेफ्यूजीज़ हैं जो रजिस्टर हैं और हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत हमारी ऑब्लिगेशंस है जो हम फुलफ़िल करेंगे हर सूरत में। दूसरी वो एलियंस हैं जिनके पास यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं है, वो
نہ यहाँ किसी वीज़े के तहत आए हैं, ना कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं. तीसरी कैटेगरी वो है जो आइडेंटिटी थेफ्ट के ज़िम्मे में आते हैं, जिन्होंने हमारे सिस्टम में घुस के किसी ने शनाख्ती कार्ड बना लिया है, किसी ने दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं जिनका उनको कानूनी हक नहीं था. हम इन तीनों कैटेगरीज़ को मद्देनज़र रखकर हमने पॉलिसी बनाई हुई है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो आपको बहुत जल्द नज़र आएगी कि एलियंस जो हैं उनको हम वापस भेजने की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि उनको हमारी सरजमीन पे रहने का कोई हक नहीं है. जिसने भी आना है पाकिस्तान में वो एक वीज़ा रजीम के तहत होगा, इजाज़त के तहत होगा, एक रेगुलेटरी मूवमेंट होगी. इस तरह जो माजी में हमने रवैया रखा हुआ है, इससे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सोशल लीवल्स का सामना हमें करना पड़ा है. अयाज अकबर यूसुफ ज़ई. जी प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका ये एक काविश कह लें, ये जो आपकी कोशिश थी डॉलर नीचे आया स्मगलिंग के हवाले से, बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट आ रहा है. हमने तमाम आईजीज भी देखे माशाल्लाह, तमाम स्टेक होल्डर मौजूद हैं. इसमें दो बड़े अहम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, कस्टम और FIA, बॉर्डर मैनेजमेंट. जो अभी अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद थी जो आज से खुल गई है, तो क्या उन लोगों को आप लोगों ने कैफे किरदार तक पहुंचाना है जो इस तमाम चीज़ों की जड़ है, जिसमें कस्टम सबसे बड़ा एक ऐसा इदारा है और साथ FIA जो उनके साथ वहाँ बैठ के जो तकरीबन 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का आपका बॉर्डर एरिया है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से आपके पास क्या प्लान है और किस चीज़ को इंश्योर करेंगे? ट्रेड खुल गई, अब दोबारा ये डॉलर स्मगलिंग या जो दीगर एशिया स्मगलिंग जो आपने रोकी हुई है? थैंक यू. नहीं, ये इतना सादा नहीं है कि ट्रेड खुल गया और डॉलर स्मगलिंग शुरू हो जाएगी. अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से हमारी बड़ी डिटेल्ड डिलिब्रेशंस हुई हैं और वो बॉर्डर जो क्लोज़ हुआ है और उसके बाद दूसरी जानिब से हमारे रिक्वेस्ट आई है, उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लीड ली है अलॉन्ग विद कस्टम्स एंड अदर बॉर्डर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं, और एक पॉलिसी डिवाइस हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि कौन कौन सी चीज़ें वो अलाउ होंगी, कौन सी नहीं होंगी. इसमें जो स्मगल्ड गुड्स का आस्पेक्ट है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, और एक इल्लीगल गैर कानूनी इंडस्ट्री करेंसी की जो थी उस पे हमारा क्रैकडाउन जो है ना वो बड़ा कंसिस्टेंट होगा. और ये पैगाम जो है ना वो बार बार जाना चाहिए. जिन्होंने इस इल्लीगल एरेना में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मेरे ख्याल में उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा. वो जितना जल्द इसको रियलाइज़ कर लें उनके लिए बेहतर है. नहीं भी रियलाइज़ करते हैं, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा. सिद्दीक साजिद. सदीक साजिद जी, PNN TV से. जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ये आपने एक कमिटमेंट की थी कि जो 200 यूनिट्स बिजली वाले सार्फिन हैं उनको आप रिलीफ देने की कोशिश करेंगे. IMF को भेजा भी गया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया. तो क्या कोई आवाम को उम्मीद है कि आप दे सकें? दूसरा एक छोटा सा ज़िमनी सवाल, बाद सियासी जमातें इन खदशात का इज़हार कर रही हैं कि जो केयर टेकर्स हैं, हमें खदशा है कि चेयर टेकर्स ना बन जाएँ और इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो करना चाहिए कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए. अगर इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान मैं करूँगा तो मैं गैर कानूनी काम करूँगा, और आप बहैसियत सहाफ़ी आपको पता होना चाहिए कि कानून के तहत क्या मैं ये ऐलान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. अगर आप ही हमें गैर कानूनी काम की तरफ राग़िब करेंगे और ऐसे सवालात उठाएंगे कि हम टेम्प्ट हों कि कानून तोड़ें और कानून शिकनी करें, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ? मोहम्मद उस्मान समा. मैं न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का भी, और मुबारक हो. आपसे खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, आपसे पहली मुलाकात हो रही है. सर, दो चीज़ें हैं, जैसे इलेक्शन की बात की जा रही है, एक तो पहली जिम्मेदारी है कि आपने इलेक्शन हुकूमत ने साफ शफाफ करवाने और ये इंश्योर करवाना है कि आप जाएँ तो आपके ऊपर कोई दाग ना लगे. दूसरा ये है कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें इकदाम तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मार्केट के ऊपर जो है वो कंट्रोल हुकूमत का बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा. जो कीमतों की, जो अशिया की कीमतें हैं वो वहीं पर हैं और मार्केट या दुकानदार जो हैं वो कीमतों को कम करने पर राज़ी नहीं है. तो क्या कंट्रोल मार्केट के ऊपर हुकूमत का नहीं होना चाहिए? मार्केट कमेटीज़ जो है वो तश्कील नहीं दी जानी चाहिए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके? अच्छा, मुझे हैरत ये हो रही है कि ये मार्केट कंट्रोल मैकेनिज़्म या कमेटीज़ वो ऐसे लग रहा है जैसे 14 अगस्त 2023 के बाद ये तमाम इश्यूज़ जो है ना हमारे वजूद में आए, और हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको सवाल करते हुए ये पस मंज़र नहीं रखते
کہ کیا یہ چیزیں پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا مارکیٹ فورسز آل آف اے سڈن 24 کروڑ لوگوں کا یہ ملک مارز وجود میں آ گیا اور وہاں پہ مارکیٹ فورسز نے جو ہے وہ مس مینجمنٹ شروع کی ہے؟ دیکھیں، ہم جب سے آئے ہیں ہم یہ اقدامات لے رہے ہیں، اور آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا جب ان منافع خوروں کے، ان ذخیرہ اندوز لوگوں کا یہاں پہ فائنینشیل سٹیک انوالو ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ان اقدامات سے فوری طور پر وہ تبلیغی جماعت کے سامنے رجوع کریں گے اور یہ سارے کے سارے راہ راست پہ آ جائیں گے، تو یہ غلط فہمی اور خوش فہمی کسی کی بھی ہو سکتی ہے. یہ ریزسٹنس آئے گی، اور اس ریزسٹنس کو کنٹین کرنا، کنٹیسٹ کرنا، کنفرنٹ کرنا، یہی حکومتوں کا کام ہے، اور یہی کام ہم کر رہے ہیں. آپ سے بحیثیت شہری بھی ہماری درخواست ہے کہ اس عمل کا حصہ بنیں، اور جہاں جہاں پہ رسپانسبلی آپ کا ایک سوشل ویجیلنس کا رول ہے وہ بھی پلے کریں، اور جہاں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے تحت نشاندہی ایسے سوشل ایول ایکٹرز کی ہو سکتی ہے وہ کریں. اور اگر ہم اس پہ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں، ہم اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے ہیں، تو میرے خیال میں دین وی آر اکاؤنٹیبل. جی فرمائیے. بجلی چوروں کے خلاف چینی مافیا ہے، ڈالر مافیا ہے سارا. تو اس میں جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس میں کچھ آفیشیل بھی ہیں، سرکاری اہلکار اور آفیسر بھی اس میں شامل ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور کچھ سیاسی جماعتوں کے اراکین بھی جو سیاستدان ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہیں، ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. تو سر پوچھنا یہ ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید سیاستدان بچ جائیں یا شاید جو بڑے بیوروکریٹس ہیں وہ بچ جائیں، تو ایکشن جو ہے وہ کہاں تک ہوگا اور کس طرح ہوگا، یہ ذرا پلیز. دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں. جیسے آپ خود بیان فرما رہے تھے کہ ایک تو سر دست وہ مسئلہ ہے، جیسے ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ کوئی مارکیٹ پہ خاص اثر نہیں نظر آ رہا. افیکٹو ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے جو ایگزسٹنگ سائیکل ہے اس illicit ایکٹیویٹی کی، اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ماضی میں یہ سائیکل کنسٹرکٹ جنہوں نے کیا تھا اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا. تو ہمیں بیک وقت دونوں پہلوؤں کو فوکس کر کے پرائرٹی اپنی سیٹ کرنی ہے، اور ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ پہلے سائیکل توڑیں. جو ہی ہم سائیکل توڑتے ہیں، جو دوسرا آسپیکٹ ہے جس میں پینلائز کرنا ہے جنہوں نے اس سائیکل کو کنسٹرکٹ کیا تھا، ظاہر ہے اس میں آپ کے کورٹس کا میکانزم موجود ہے، جوڈیشل میکانزم موجود ہے، پورا کا پورا ایک کرمنل جسٹس سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، ڈیو پروسیس ہے. میں کوئی مغل بادشاہ تو ہوں نہیں کہ ڈکری جاری کر دوں اور کہوں کہ جی کل صبح یہ جو 10 بیوروکریٹ ہیں اور جو 10 سیاستدان ہیں ان تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر کے جو ہے نا گولوں سے اڑا دیا جائے تاکہ پیغام واضح طور پہ چلا جائے. یہ اس 21ویں صدی میں پاسبل نہیں ہے. آپ کو ڈیو پروسیس کے تحت جانا ہوگا. جہاں جہاں ہمیں اسٹرانگ ایویڈنسز ملیں گی اور ہم بالکل فوکسڈ ہیں، کوئی فیئر اور فیور کے بغیر جہاں ہمیں نظر آئیں گے ہم ان کو کورٹ آف لاء میں لے کے جائیں گے، اور پھر وہ جوڈیشل آؤٹ کم جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اورنگزیب کاکڑ. سر بہت شکریہ. سر گزشتہ روز سر جو پیپلز پارٹی کچھ رہنماؤں نے سر آپ کی حکومت پہ الزام عائد کیا کہ وہ سر مسلم لیگ نون کی حکومت کے ایک تسلسل ہے. انہوں نے سر حسن فواد کا نام لیا، جو آپ کے سر جو منسٹر فور جو سر پرائیویٹائزیشن ہے، آج چیمہ صاحب کا نام لیا. تو اس حوالے سر آپ کا کیا موقف ہے سر؟ فواد اور آج چیمہ جو ہے نا وہ انتہائی کیپیبل اور انٹیگریٹڈ انڈیویجول ہیں سوسائٹی کے، اور ان کی پرائم آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ایز اے سول سرونٹس ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن رہے ہوں یا عہدیدار رہے ہوں. آئی تھنک سو اٹس انف. غلام رسول. السلام علیکم سر. غلام رسول کنبر میرا نام ہے، KTN TV سے میرا تعلق ہے. جہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے مختلف ڈیسیشن لیے ہیں، وہاں سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ ہوا ہے. آج اطلاعات ہیں کہ رینجرز بھی وہاں پہنچ گئی ہے. لیکن متضاد خبریں آ رہی ہیں، ایک ڈبیٹ شروع کی گئی ہے کہ پہلے سے جب آپریشن اناؤنس کیا گیا ہے تو شاید وہ ڈاکو جو ہیں وہ کچے سے نکل آئے ہیں، کہیں پناہیں لے لیں. تو اس حوالے سے کیا میکینزم بنایا انٹیریئر منسٹری نے؟ دیکھیں، یہ آپریشنل کمانڈرز کے سطح پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کیا کیا آپریشنل
आस्पेक्ट्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एक जनरल पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चली गई है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अवैस कियानी इसको काकड़ साहब, थैंक यू वेरी मच। अवैस कियानी फ्रॉम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा पावर थेफ्ट की तरफ ही लेके चलूंगा, वो बड़ा आपका प्राइम आज एजेंडा था। अली साहब भी खड़े हुए। 589 बिलियन का पावर थेफ्ट है अकॉर्डिंग टू पावर डिवीजन के पेपर्स के मुताबिक। 2.25 अरब की रिकवरी है। इसको इनहेंस करने की जरूरत है, लेकिन उससे बढ़कर 2000 बिलियन का जो पेमेंट है आईपीपीज की। तो आईपीपीज बेसिकली इसमें एक मेन कैंसर है, तो उसके जो मुआहदे हैं उसको आप और आपकी टीम जो है उसको रिव्यू कर सकती है, उस पर जाएं। और साथ ही साथ सर सवाल करें। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब। अच्छा, तजवीज़ दें हमारे कैसे हम उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। IPPs आपको हम मखसूस उसके लिए बुलाएंगे, इस पे तो आपकी बड़ी सेहतमंद 2000 बिलियन की पेमेंट उनको जानी है आईपीपीज। सेक्रेटरी पावर जो है ना, आप इनसे सेपरेटली जो है तजावीज़ लें और चलें। हम इस थैंक यू वेरी मच। आईएमएफ के हवाले से सर, एक मिनट, आईएमएफ के हवाले से आपका जो रिलीफ प्लान था, आवाम की नजरें अभी भी आप पे हैं कि बताएं कि उनके हवाले से क्या मामलात हैं। और नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि उसको जो है जितने भी केसेस हैं और इंक्वायरीज हैं वो दोबारा खुल रही हैं, तो उस पर क्या लॉ मिनिस्टर से आप लोग तजवीज़ करेंगे कि क्या रिव्यू में जाएंगे? उस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? थैंक यू वेरी मच सर। 200 यूनिट्स के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंस्टॉलमेंट्स वो करेंगे और उसकी न्यूज़ जो है ना आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। दूसरा, नैब लॉस के हवाले से नैब वो जब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, ज़ाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। आगे आ जाएं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर की वेट करता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती हुकूमतों की, रियासतों की, रियासत की। और इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल हम ये सुनते रहे कि जो बड़े चोर हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हैं और पैसा वहाँ से लाया जाएगा तो मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। फिर हमने देखा कि 90 रुपये जब चीनी का रेट गया तो एक कमीशन बनाया गया, उसमें हुकूमत में बैठे हुए लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर निकाला गया और फिर उसके बाद सारी सूरत हाल जो सामने आई। अभी आपका एक नैरेटिव है कि मकामी तौर पर जो छोटे छोटे चोर हैं इनकी वजह से इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब है। चलें, अच्छी बात है, स्मगलिंग के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं और ये सारी सूरत हाल आप टैकल कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है पॉलिसीज़ के अंदर? क्या आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ जहाँ पर छोड़कर जाएंगे आने वाली हुकूमतें, उसकी फिर उसी तरह से पासदारी कर सकेंगी? बहुत शुक्रिया। देखें, आप मुझे मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ आप डेमोक्रेट हैं और मैं ये दुरुस्त प्रिज्यूम कर रहा हूँ। आप जिस किस्म की कंसिस्टेंसी का हवाला दे रहे हैं, ये वन पार्टी गवर्नमेंट में तो पॉसिबल है कि एक पार्टी की हुकूमत हो और वो 2, 3, 4 दिहाइयों तक हो और तसलसल के साथ जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त या गैर दुरुस्त हों। अगर जब आप एक लिबरल डेमोक्रेसी में आते हैं जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लोगों में होती यही है कि वो अपने तय अपनी असेसमेंट करते हैं, जो इकानमी के चैलेंजेस होते हैं, जो पॉलिटिकल चैलेंजेस होते हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं और लोग उसी कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको जज करते हैं और दोबारा मैंडेट या देते हैं या नहीं देते। मैं ये समझता हूँ कि उस तरह की यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की इवन एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक है। लोगों को, हुकूमतों को जो उनकी बेस्ट एबिलिटी है, जिसमें उनकी कैपेसिटी और इंटेंशन दोनों एक्सपोज होती है, वो उसके तहत एग्जिबिट करना चाहिए। जिस चीज़ का वो दुरुस्त समझते हैं उनको फैसले लेने चाहिए और फिर उन फैसलों की जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए और लोगों को उसके मुताबिक उनको अकाउंटेबल करके दोबारा मैंडेट देना या नहीं देना चाहिए। मेरी ये राय है। शहरियार सर, शहरियार खान, सुनो न्यूज़ से। सर, ये जो आपके इजलास होते हैं मुख्तलिफ, इससे लोगों में एक उम्मीद आ जाती है कि आप पहले बिजली का आपने नोटिस लिया, ये उम्मीद हो गई कि हमें रिलीफ मिलेगा, फिर अब ये चीनी आटा के ये रिलीफ के आए हैं। सर, जब तक एक प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का, जिस तरह उस्मान ने भी जिक्र किया कि एक प्राइस कंट्रोल कमेटी का एक निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है और उसकी वजह से ये होता है कि जो फैसले यहाँ किए जाते हैं उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि उन प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को मैं आपको खुशखबरी सुनाता चलूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं उसके मेकानिज़म को रिवाइव किया है। फेडरल गवर्नमेंट में
प्लानिंग कमीशन के जो मिनिस्टर हैं वो उसको लीड करेंगे इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल 4 प्रोविंसेस। और प्रोविंसेस में भी तमाम चीफ सेक्रेटरी साहिबान ने हमें अपनी कंट्रीब्यूशंस में बताया कि तहसील की सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर और फिर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर की सतह पे वो मैकेनिज़्म होता क्या है, सुबह मंडियाँ कैसे खुलती हैं, प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं, और उसके हवाले से फ़ैसले भी हैं। और इंशाअल्लाह कम से कम इस हुकूमत के आखिरी घंटे तक उस निज़ाम का मजहर आपको दिखाई देगा। Young man, go ahead. अलानूर मशरिक पेशावर ग्रुप से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि पंजाब में या सिंध में जिस तरह के कारोबारी मौक़े हैं, ऐसे कारोबारी मौक़े न खैबर पख्तूनख्वा में है न बलूचिस्तान में है, और ज़्यादातर लोगों का कारोबार इसी बार्डरों के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप लोग इस चीज़ को रोकते हैं तो उनके लिए मुतबदल के तौर पर क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आम इंतखाबात के लिए अब तक आप लोगों ने स्मगलिंग के अलावा उनके लिए क्या इकदाम उठाए हैं? आम इंतखाबात में स्मगलिंग के अलावा जो मतलब स्मगलिंग के लिए आप लोग अच्छा देखें, एक तो जो लाइवलीहुड या रोज़गार फराम करना है ना, वो रियासत की चंद बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। अगर बॉर्डर एरिया के लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राम नहीं हुए हैं तो मैं समझता हूँ ये मुख्तलिफ़ हुकूमतों और हुकूमत से जुड़ी हुई शख्सियात की एक नाकामी है। ये तो हर तरफ बॉर्डर्स मौजूद हैं, क्या करें? कल वाघा के पास भी लोगों को स्मगलिंग की इजाज़त दे दें, फिर सिंध में हम थरपारकर से उस तरफ लोगों को इजाज़त दे दें कि वो स्मगलिंग शुरू कर दें। तो ये एक्सक्लूसिव राइट इलीगल ट्रेड जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों और बलूचिस्तान के बच्चों को क्यों हम पुश कर रहे हैं उस तरफ? क्यों आप एक सेहतमंद कारोबारी एक्टिविटी में नहीं चाहते कि वो एक माशी निज़ाम का हिस्सा बने, बजाय इसके कि वो बॉर्डर पे जाकर रिस्क लेते हुए बाज़ औक़ात अपनी जान का, बाज़ औक़ात अपनी माल का? क्या ये मॉडल रह गया है हमारे बच्चों के लिए? और ये कौन लोग हैं जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को बेरोज़गारी के नाम पे अपने लिए एक नया रोज़गार जो इन लोगों ने जनरेट किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे अहम लोग हैं, क्या ये मॉडल हमारे आम लोगों के लिए? मेरे ख्याल में ये सोचने का मकाम है हमारे लिए भी, तमाम लोगों के लिए, कि ये जो 0.09% ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इलीट है, क्या इस इलीट का आम आदमी के नाम पे एक नाजायज़ साइकिल कारोबार का जनरेट करके खुद सबसे बड़े उसमें बेनिफिशरी हों और नाम ले आम लोगों का? तो हम समझते हैं कि आम लोगों का एक तजवीज़ ये है कि जो बेरोज़गार लोग हों उनको हम बिस्प के साथ कनेक्ट कर दें और टारगेटेड सब्सिडी दे दें उनको, बजाय इसके कि हम उनको, जब आपको भूख लगती है क्या आप जहर से अपनी भूख मिटाते हैं कि मुझे भूख लग गई है लिहाजा मुझे जहरीला खाना खा लेना चाहिए क्योंकि भूख मिटनी चाहिए? आप उसके लिए ज़िंदगी को की सेंक्टिटी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं। पहले मुकद्दम ज़िंदगी है, फिर उसके बाद भूख आती है। तो जो रोज़गार का तरीका है वो हम एक्सप्लोर भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे और इंशाअल्लाह वो एड्रेस भी करेंगे। चौधरी बोल न्यूज़ से। सर, एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन स्मगलिंग के खिलाफ शुरू किया गया है। क्या सर कोई लिंक्स इस्टेब्लिश हुए हैं कि स्मगलिंग माफिया जो है उसकी कोई टेरर फाइनेंसिंग से कोई ताल्लुक है या किसी हद, और क्या आप कोई फॉल आउट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई टेरर लेयर में कोई आप इजाफा, कोई दहशतगर्दी की लहर में इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के बाद? देखिए, एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग इस हुकूमत की है कि जहाँ जहाँ दुनिया में स्मगल्ड एक्टिविटीज़ होती है, लेट्स से इराक और टर्किश और सीरियन बॉर्डर पे ऑयल ट्रेड था, इराकी ऑयल ट्रेड था, उसने रेवेन्यू जनरेट की अराउंड $2 बिलियन और वो सारी की सारी फंडिंग दाइश को हुई थी। और दाइश का उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत उस पूरी स्मगलिंग की एक्टिविटी में प्रेजेंस थी। हमारे यहाँ पे भी हमारी एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूर है कि ये जो आउटफिट्स हैं, टेरर आउटफिट्स हैं, वो होलिस्टिकली अगर नहीं है, पार्शली किसी न किसी हद तक उनका वो बेनिफिशरी होते हैं इसके। बलूचिस्तान में आपका क्या ख्याल है, ये जो इतना लंबे रूट पे ट्रेड हो रही है स्मगल गुड्स, इसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके पैरोकियल और लोकल इन्फ्लुएंस है, क्या वो विजिबिलिटी किसी के पास है कि
वो इस रेवेन्यू में अपना क्या शेयर ले रहे हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ इतलात हैं और हमारी कुछ विजिबिलिटी है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमने इस पर क्रैक डाउन किया हुआ है। इसमें रिलीजियस आउटफिट्स भी हैं, इसमें इथनिक आउटफिट्स भी हैं, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल लीडर्स भी हैं। ये तमाम जब रियासत बुनियादी काम प्रॉपर फंक्शनैलिटी ऑफ द स्टेट की तरफ नहीं जाती है तो इस डिसफंक्शनल मॉडल में फिर यही होता है। फिर वो बेरोज़गारी के नाम पे जो है ना, ये